गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे। ठीक है, देखो पहला कारण, पानीपत का युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था, जिसमें एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मुगल बादशाह की तरफ से मराठी युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें सदाशिवराव भाऊ व विश्वासराव, ठीक है, ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। ये युद्ध कर रहे थे, पेशवा ने इनको भेजा था और ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे? मराठे मुगल बादशाह की तरफ से ये पानीपत का युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, पहला कारण है कि मराठा सेना अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले मराठों ने रघुनाथराव राघोबा के नेतृत्व में जो पंजाब के ऊपर अटैक किया था, उसमें मराठों ने अब्दाली की सेना को पराजित कर दिया था। इसलिए भी उनको यूं लग रहा था कि हम तो अपराजित है, हमें कोई जीत नहीं सकता और हम इस अहमद शाह अब्दाली को आसानी से पराजित कर देंगे। इस और कॉन्फिडेंस के चक्कर से मराठों की पराजय हुई, पहला कारण। दूसरा कारण है, मराठों जो युद्ध लड़ते थे, मराठा सेना, वो परंपरागत रूप से छापामार युद्ध में निपुण थी। किसमें? छापामार युद्ध लड़ने में वो निपुण थी, लेकिन उत्तरी भारत में छापामार युद्ध की स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर खुला मैदान था। क्या था? यहाँ पर खुला मैदान था और दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ वो बिल्कुल आमने सामने का युद्ध था। इसलिए मराठों को यह पहली बार छापामार युद्ध के बजाय खुले मैदान में युद्ध करना पड़ा, इसलिए मराठों की पराजय हुई। अगला कारण है, सदाशिवराव घमंडी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। वह अपने से जो निचले तबके के अधिकारी थे उनकी बात नहीं सुनता था, खुद के अंदर जो मर्जी आती थी खुद के मन में वही वो करता था। इसलिए वह अपनी सेना को सही ढंग तरीके से जमाने में असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने अन्य अधिकारियों की और अन्य जो सेना नायक थे उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया। उसकी घमंडी प्रवृत्ति के कारण भी मराठे पराजित हो गए। एक है, सामरिक रूप से मराठों का जो पड़ाव था वह गलत जगह था। सामरिक रूप से मराठों का जो पड़ाव था सुरक्षा की दृष्टि से वह भी गलत जगह पर था, जबकि जो अहमद शाह अब्दाली ने जो अपना पड़ाव डाला था सेना का, वह सुरक्षित स्थान पर था। अगला कारण आता है, क्योंकि मराठा सेना युद्ध के मैदान में जिस तरफ से लड़ने के लिए आई थी वहां पर दलदली मैदान था। क्या था? दलदली मैदान था और दलदली मैदान में जो मराठों के पास भारी भरकम तोपें थी वह जाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि दलदल में वो नीचे बैठ गई। ठीक है, अब मराठे, जबकि मराठों के पास छोटी तोपों का अभाव था, बड़ी बड़ी भारी तोपें थी और दलदल के अंदर वो तोपें जा नहीं सकी। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली, उसके पास छोटी छोटी तोपें थी और छोटी छोटी तोपें ऐसी थी जिनको ऊंटों के ऊपर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से ट्रांसफर कर वो सकते थे। अतः अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, युद्ध के मोर्चे में जिस तरफ से उसकी सेना कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी उसी तरफ तोपों को ऊंटों पे लाद के ट्रांसफर वो है करता रहा, इसलिए भी अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अगला कारण है रसद आपूर्ति। क्या कारण है? रसद आपूर्ति। क्योंकि मराठों ने जहाँ पे अपना सेना का पड़ाव डाला था उसके बगल में होने को तो पानीपत में जो अनाज की मंडी थी वो थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अन्य मुस्लिम शासकों के जो अड़ोसी पड़ोसी शासक थे उनके सहयोग से इसने मराठों की जो रसद आपूर्ति की व्यवस्था थी उसको ठप्प कर दिया और जो भी रसद आपूर्ति का सामान लेके आते थे
उस रसद आपूर्ति को ये अहमद शाह अब्दाली काट देता था, अर्थात उस रसद को वो लूट लेते थे। अब क्या हुआ कि मराठा सेना, ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध लड़ती है मराठा सेना तब वो 3 दिन से भूखी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास रसद आपूर्ति पहुंचाने वाला कोई रहा नहीं था और वो अपना एरिया था उससे काफ़ी दूर उत्तरी भारत में आए हुए थे। एक है नेक्स्ट कारण, अहमद शाह अब्दाली का अधिकांश मुस्लिम जो सरदार थे उन्होंने सहयोग दिया। किसमें? मराठों के अगेंस्ट में। अधिकांश मुस्लिम जो सरदार थे, चाहे मुगलों के हो या स्वतंत्र रूप से हो, उन सब ने अहमद शाह अब्दाली का सहयोग दिया। ठीक है। एक कारण ये होता है कि वहीं दूसरी ओर जो हिंदू राजा थे या हिंदू सरदार थे, जैसे राजपूत, जाट और सिख, इन्होंने मराठों का सहयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मराठे शुरू से ही लूटमार की प्रवृत्ति रखते थे। ठीक है। इसलिए ये राजपूत, जाट और सिख लोग हैं, ये इनकी लूटमार की इस पद्धति से काफ़ी परेशान थे। अब ये भी यूँ सोच के बैठे थे कि इन मराठा रूपी सांप का एक बार तो फन कुचलना चाहिए ही, क्योंकि ये इतने सक्षम नहीं थे कि मराठों को पराजित कर सके। अतः ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ उसमें ये बिल्कुल न्यूट्रल रहे। इन्होंने मराठों का 1% भी साथ नहीं दिया। और क्या होता है, ये भरतपुर का जो जाट राजा था, इसने इसको सदाशिवराव भाऊ को कहा भी था कि भाई तू सेना लेके आया है, साथ में बच्चों को और परिवार को भी लेके आ गया, इनको मेरे किले के अंदर छोड़ जा और युद्ध करके आ। लेकिन ये घमंडी था, इसने उसकी बात नहीं मानी और इसने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया और इन सबको युद्ध के मैदान में वह ले जाता है। ये मराठे इस युद्ध को एक युद्ध न मान के क्या मान रहे थे? एक पिकनिक मान रहे थे कि चलो हम तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से उत्तरी भारत में। ठीक है। एक अगला कारण पड़ता है अहमद शाह अब्दाली का कुशल नेतृत्व। देखो, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का खास आदमी था और इसलिए नादिर शाह से इसने जो कूटनीतिक चालें सीखी थी उन सब को इसने इस युद्ध के मैदान में इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू वह करता है। ठीक है। अतः अहमद शाह अब्दाली कूटनीतिक रूप से इस सदाशिवराव और विश्वासराव से कई गुना ज़्यादा आगे था, इसलिए कूटनीतिक रूप से भी इनको इसने पराजित कर दिया। एक आता है कारण कि मराठे मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही हार चुके थे, क्योंकि वो बिल्कुल भूखे थे। अब यूँ लगने लग गया था उनको कि या तो घर चलो या युद्ध करो। अब उनके अंदर जीतने की लालसा नहीं बची थी, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये युद्ध पहले ही हार चुके थे। ठीक है। अब देखते हैं कि इस पानीपत के जो तीसरा युद्ध हुआ था भारतीय इतिहास में, इसका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पानीपत के थर्ड युद्ध का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, पहला प्रभाव तो इसका ये पड़ता है कि जो मराठे चाहते थे कि वह अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का निर्माण करे। किसका? अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का वो निर्माण करे। उसमें उसका जो ये महत्वाकांक्षा थी अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य के निर्माण की, वह फेल हो गई। ठीक है। दूसरा कारण, मराठा सेना जो अब तक अपराजय समझी जाती थी, कहाँ पर? भारत में। अब यह मिथक टूट गया कि मराठों को भी पराजित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ना केवल मराठों को इस युद्ध के अंदर नुकसान हुआ, इस युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली को भी काफ़ी भारी नुकसान होता है। अब अहमद शाह अब्दाली को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने भविष्य में कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास नहीं किया और ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध इसका आखिरी युद्ध था भारत में। इसके बाद इसने कभी भी भारत की तरफ देखने की कोशिश नहीं की और इसका सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम ये हुआ कि इस पानीपत के थर्ड युद्ध से ना तो अब्दाली को फायदा हुआ और ना ही मराठों को फायदा हुआ। तो फायदा किसको हुआ? इस युद्ध से उस पक्ष को फायदा हुआ जो इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं था। ठीक है। इस युद्ध में वह पक्ष सम्मिलित ही नहीं था।
देखो क्या होता है, एक इतिहासकार उन्होंने कहा कि जब तुर्क या मुसलमान अहमद शाह अब्दाली और हिंदू मतलब मराठे कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आपस में एक दूसरे से उलझ रहे थे, तब ब्रिटिश गवर्नर, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, भारत में अपने कंपनियों और ब्रिटिश के भावी भविष्य की योजनाओं की तैयारी के लिए समुद्री मार्ग से ब्रिटिश प्रधानमंत्री फैदम से वार्ता करने के लिए जा रहा था। ठीक है, वार्ता करने के लिए जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि हमें पता है कि अगर अंग्रेजों को भारत में कोई टक्कर देने वाली शक्ति थी तो वह केवल एक ही शक्ति थी और वह थी मराठे। अंग्रेजों को टक्कर देने वाली शक्ति थी तो वह थी केवल मराठे। ठीक है, और अब मराठों का पतन होने लग जाता है और मराठे इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इसलिए अब अंग्रेजों को कोई टक्कर देने वाला भारत में रहा नहीं। इसलिए ये कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री फैदम से वार्ता के लिए जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध। क्या? आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि इस पानीपत के युद्ध का समाचार सुनते ही बालाजी बाजीराव जो पेशवा था, थर्ड महान पेशवा था बालाजी बाजीराव, वो खत्म हो जाते हैं 1761 में। ठीक, खत्म हो जाते हैं। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे। एक तो विश्वासराव, और ये तो पानीपत के युद्ध में मारा गया था। सदाशिव भाऊ और विश्वासराव दोनों गए थे। ठीक है, एक था माधवराव और तीसरा था अपने क्या नाम इसका नारायण राव। ठीक है, तो अब विश्वासराव पहले मारा जा चुका है, तो अगला पेशवा कौन बनेगा? माधवराव। कौन बनेगा अगला पेशवा? माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी। देखो, ये भी अपने पिता की तरह ही क्या था? एक कुशल सेना नायक था। ठीक है, और ये योग्य पेशवा भी सिद्ध हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब ये कालांतर में मरेगा 1772 में, कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत की पराजय से नहीं हुआ, उतना नुकसान, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस माधवराव की मृत्यु से हो जाता है। ठीक है, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, इसके अंदर जब मराठों की पराजय हो गई तो अहमद शाह अब्दाली ने किसको नियुक्त किया था? नजीबुद्दौला को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया था। किसको कर दिया था? नजीबुद्दौला को। ठीक है, अब माधवराव ने क्या किया? भारत में इसने एक बार फिर से मराठा परचम फहराया। माधवराव ने एक बार फिर से मराठा परचम को फहराया। और इसी के समय क्या होता है? 1771 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने, जो ब्रिटिश सम्राट था शाह आलम, हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। उसमें ये अवध और मुगल बादशाह
और बंगाल का जो नवाब थे, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे, जिसमें ये पराजित हो जाएंगे। उसके बाद ये शाह आलम कहाँ रह जाएगा? इलाहाबाद में ही रहेगा। लेकिन 1771 ईस्वी में महादजी सिंधिया इस शाह आलम को इलाहाबाद से लेके एक बार वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं और 1771 आते आते एक बार फिर से मराठों का जो वर्चस्व था एक बार फिर से लहराने लग जाता है। 1771 आते आते एक बार फिर से मराठों का वर्चस्व लहराने लग जाता है और महादजी सिंधिया ने इस शाह आलम को एक बार फिर से नजीबुद्दौला को भगाया वहां से और किसे नियुक्त कर दिया? वापस शाह आलम को, ठीक है, वहां पे अपॉइंट कर देता है। लेकिन ये मराठों की दुर्दशा थी कि 1772 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में ये माधवराव क्षय रोग से इसकी डेथ हो जाती है और इसे भी महान पेशवा माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि इसकी मृत्यु से जितना नुकसान मराठों को हुआ था उतना नुकसान मराठों को पानीपत की पराजय से भी नहीं हुआ था। इसके बाद आता है नारायण राव 1772 से 1773। देखो ये लगभग एक साल भी पेशवा के पद पर नहीं रहा और इसके समय की खास बात यह है कि इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो जाता है। इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो जाता है 1773 में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था जो बाजीराव फर्स्ट था उसके दो लड़के थे, बाजीराव और एक रघुनाथ राव राघोवा। तो ये राघोवा क्या करता है, इसके मतलब ये इसका भतीजा हुआ, ठीक है, इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। रघुनाथ राव राघोवा इस नारायण राव की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये बूढ़ा हो चला था रघुनाथ राव राघोवा भी, इसके मन में आता है कि ये तो पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं और मैं कब पेशवा बनूंगा। मैंने मराठा सेना में कई प्रकार से अपना सहयोग दिया है और मैं तो पेशवा बने बगैर ही मर जाऊंगा। इसलिए इसने क्या किया, अपने इस भतीजे की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, और खुद को क्या कर देता है, ये पेशवा अपॉइंट कर देता है। लेकिन उस समय क्या होता है, ये महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया कि नहीं, आप पेशवा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी इनके वारिस जिंदा है। तो अगला पेशवा कौन बनेगा, माधव नारायण राव, ये बनेगा 1773 से 95 ईस्वी। ठीक है, अभी इसके साथ देखो क्या विडंबना थी, ये 1 से 5 दिन के बीच का शिशु था। 1 से 5 दिन या 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज्यादा इसकी एज नहीं थी। किसकी, माधव नारायण राव की। ठीक है, जस्ट बॉर्न बेबी, अभी जस्ट हुआ ही था, मतलब ये शिशु ही था। तो ये नाना फडणवीस ने कहा कि सर आप पेशवा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो उनकी वंश परंपरा चालू है और उनके जो बीवी प्रेग्नेंट थी उनके क्या हो गया है, नया लड़का हो गया है कि उसका नाम क्या रख दिया, बड़ा वाला इसका भाई था माधव राव और इसे नारायण राव, दोनों को जोड़ के क्या रख दिया, माधव नारायण राव। ठीक है, इसलिए नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने क्या किया, 12 लोगों की कमेटी बनाई। किस लिए, प्रशासन की देखरेख करने के लिए, जो बाहरा भाई समिति भी कहलाती है। क्या कहलाती है वह समिति, 12 भाई समिति या परिषद भी कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, 1795 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इसके कोई बच्चा नहीं था, माधव नारायण राव के कोई बच्चा नहीं था। इसलिए क्या किया गया, ये जो रघुनाथ राव राघोवा था उसका पोता बाजीराव सेकंड को क्या किया जाता है, अगला पेशवा बनाया जाता है। बाजीराव सेकंड को अगला पेशवा बनाया
जाता है 1795 से 1817 ईस्वी तक। ठीक है, ये अंतिम पेशवा था और सबसे अयोग्य पेशवा था। कौन? बाजीराव सेकंड। ठीक है, हालांकि ये इसको भी नाना साहब के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सबसे अयोग्य पेशवा था। ठीक है, और बिल्कुल अपना प्रभाव जमाने के लिए इसने क्या किया, मराठा सरदारों के बीच में ही तनाव उत्पन्न कर दिया। कभी एक सरदार का पक्ष ले लेता, कभी दूसरे सरदार का ये पक्ष ले लेता था। हम देखेंगे जब इसका आंग्ले और मराठों का अंतिम युद्ध होगा, थर्ड युद्ध, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सारी इससे शक्तियां छीन लेते हैं और 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इसे कानपुर के पास एक बिठूर जगह है, वहां पर इसको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये सबसे अयोग्य पेशवा था। ठीक है, अब देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। अब नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कि आंग्ल और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ वो कैसे कैसे होता है। ठीक, देखो क्या होता है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई शक्ति रही थी, वह थी केवल और केवल मराठा, केवल और केवल मराठा। हालांकि पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठों का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी जो ये माधव राव था, इसने मराठा शक्ति को फिर से उठाया और एक बार फिर से मराठा पताका को फहराया। और क्योंकि मुगलों के बाद अगर अंग्रेजों को टक्कर देने वाला था भारत में, और वो थे केवल और केवल मराठा, इसलिए अंग्रेज और मराठों के बीच में संघर्ष होना नियति था कि इन दोनों के बीच तो संघर्ष होके रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, 3 युद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1773 से 82 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे बताया था कि 1773 ईस्वी में नारायण राव का वध कर देता है कौन, रघुनाथ राव राघोबा। ठीक है, अब राघोबा खुद को पेशवा मनोनीत करता है, लेकिन नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने इसका विरोध किया। अब रघुनाथ राव राघोबा क्या करता है, वहां से चला जाता है। ठीक है, और इस पेशवा परिवार में जो आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई, नाराज होकर चला गया, तो पेशवा परिवार में जो आंतरिक कलह उत्पन्न हुई, वह कलह इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण थी। ठीक है, अभी ये रघुनाथ राव राघोबा कहाँ जाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस समय भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रमुख राज्य थे अंग्रेजों के। ठीक है, हालांकि बंगाल का नियंत्रण संपूर्ण भारत की जो प्रेसिडेंसियां, जो राज्य था, उनके ऊपर होता था। ठीक है, तो ये पूना से कहां आ गया, बॉम्बे आ जाता है, पूना से बॉम्बे आ जाता है। ठीक है, सतारा में छत्रपति का था आवास निवास स्थान, और पुणे में कहा किसका था, पेशवा का। तो ये बॉम्बे आ जाता है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उस समय बार्नेट, कौन था, बार्नेट, उसके पास आता है और उसके साथ क्या करता है, वह संधि कर लेता है। बार्नेट से संधि कर लेता है, कहता है कि अगर मुझे पेशवा बनाया जाता है, क्या, अगर मुझे पेशवा बनाया जाता है तो मैं आपको क्या दूंगा, पैसे दूंगा, और क्या दूंगा, ये 1775 में आता है, 1775 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास आता है और सूरत नामक स्थान पर संधि करता है। तो इसको सूरत की संधि भी कहते हैं, पूरी प्रॉपर टर्म्स में लिख लो इसको, सूरत की संधि भी इसको कहते हैं। ये हुई थी अपने मार्च 1775 में, मार्च 1775 के अंदर। इस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था, बार्नेट। ठीक है, बॉम्बे से
बॉर्नेट, और सामने कौन था? रघुनाथ राव राघोबा। इसके और राघोबा और बॉर्नेट के बीच जो संधि हुई वह सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसकी पहली शर्त यह रख दी गई कि रघुनाथ राव राघोबा को अंग्रेजों द्वारा पेशवा बनाने में मदद की जाएगी। रघुनाथ राव राघोबा को अंग्रेजों द्वारा पेशवा बनने में मदद की जाएगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, रघुनाथ राव राघोबा पेशवा बनने के बाद सालसेट और बसीन या बेसिन, सालसेट और बसीन के 2 बंदरगाह किनको दे देगा? अंग्रेजों को दे देगा, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त इसकी ये थी कि सूरत और भड़ौच के जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे गुजरात के, दोनों जगह बंदरगाह, सूरत और भड़ौच के जो 2 जिले हैं, इनकी जो राजस्व की आय होती थी उसका कुछ भाग ये रघुनाथ राव राघोबा किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। कहा कि सूरत और भड़ौच जो 2 जिले हैं, इनकी आय का कुछ भाग रघुनाथ राव राघोबा किसे देगा? अंग्रेजों को देगा। और चौथे नंबर की शर्त थी इसके अंदर कि यदि भविष्य में रघुनाथ राव राघोबा और पेशवा, जो अभी क्या नाम था इसका, माधव नारायण राव, पेशवा के बीच अगर कोई संबंध बनता है, कोई समझौता होता है, तो उसके अंदर मीडिएटर कौन होंगे? ये अंग्रेज होंगे। कौन होंगे उसके अंदर मीडिएटर? ये अंग्रेज होंगे। ठीक है, अब ये जो सूरत की संधि हुई, इस संधि को ये ब्रिटिश गवर्नर था इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था इस समय? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने मना कर दिया कि सॉरी, मैं इस संधि को स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक है, इस संधि को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये बॉर्नेट होता है, ये पेशवा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। युद्ध की घोषणा करता है ये बॉर्नेट। इसके अंदर जो सेना इसने भेजी थी उसको माधव नारायण राव, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने आपस में मिलके आपसी सहयोग से उस सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित हो गई ये सेना इस बॉर्नेट की, तो बॉर्नेट ने रिक्वेस्ट की पेशवा से कि सर हम आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बड़गांव नामक स्थान का समझौता होता है। बड़गांव का इनके बीच में समझौता होता है। ठीक है, जो ये बड़गांव का समझौता हुआ किसके बीच में? बंबई सरकार या बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पेशवा के बीच। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या शर्त रख दी गई? इसके अंदर पहली शर्त यह रख दी गई कि 1773 के बाद जितने भी प्रदेश अंग्रेजों ने मराठों से जीते हैं वो प्रदेश अंग्रेज वापस मराठों को लौटा देंगे। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यदि भविष्य में बंगाल का गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, अगर वो मराठों के विरुद्ध, मराठों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है तो उसमें ये बॉम्बे सरकार है, ये किसकी मदद करेगी? ये मदद करेगी मराठों की, और उस सेना को रोकने का प्रयास करेगी कौन? बॉम्बे सरकार। ये इसकी दूसरी शर्त थी। क्योंकि ये अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक संधि थी, इसलिए ये बॉम्बे सरकार तो चुप बैठ गई, लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग्स है ये चुप नहीं बैठता है। अब ये क्या करता है, इस अंग्रेजों की पराजय का बदला लेने के लिए इसने 2 सैनिकों के नेतृत्व में, 2 सेना नायकों के नेतृत्व में सेना भेजी, एक तो गोडार्ड और एक फोफम। गोडार्ड और एक फोफम। अब ये गोडार्ड को तो भेजता है किसके अगेंस्ट? पेशवा के अगेंस्ट, और फोफम को भेजता है सिंधिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब इस गोडार्ड को तो क्या किया? पेशवा ने पराजित कर दिया, लेकिन फोफम ने क्या किया? महादजी सिंधिया को पकड़ लिया, पराजित कर दिया। ठीक है, अब महादजी सिंधिया की सहायता से एक बार फिर से अंग्रेजों और मराठा के बीच में संधि होती है, और यह संधि कहलाती है 1782 में जो संधि हुई, सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई की संधि। इंपॉर्टेंट स्टार बना के
82 में इनके बीच में जो संधि हुई वह कहलाती है कौन सी? सालबाई की संधि। ठीक है, इसकी शर्तें थी, वह शर्त यह रख दी गई कि भविष्य में अंग्रेज रघुनाथ राव राघोबा का कोई पक्ष नहीं लेंगे। भविष्य में अंग्रेज रघुनाथ राव राघोबा का कोई पक्ष नहीं लेंगे और रघुनाथ राव राघोबा को 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त की दक्षिणी भारत में जितने भी क्षेत्र आपस में मराठा और अंग्रेजों ने एक दूसरे के जीते हैं वो वापस लौटा दिए जाएंगे। और यह जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये अनिर्णायक ही समाप्त हो गया। थैंक यू।